बनेंगे निशांत कुमार। निशांत कुमार और नीतीश कुमार की चर्चा कल देर रात तक हुई है और काफी देर तक उनको मनाया गया है और अब खबर ये मिल रही है कि निशांत कुमार मान चुके हैं डिप्टी सीएम पद के लिए। बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। जेडीयू की कमान संभालेंगे निशांत। और खुद नीतीश कुमार ने पोस्ट करके सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह बताया कि वो अब राज्यसभा जा रहे हैं। हालांकि जो नया कार्यकाल शुरू होगा उसमें पूरा वो सहयोग करेंगे, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। और जिस तरीके से काफी समय से ये चर्चा थी कि निशांत कुमार पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाले हैं और धमाकेदार एंट्री कहेंगे कि निशांत कुमार कर रहे हैं एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ, लेकिन वो तब एंट्री ले रहे हैं जब नीतीश कुमार राज्यसभा की ओर रुख कर रहे हैं, यानी कि केंद्र की ओर रुख कर रहे हैं नीतीश कुमार और उसी बीच निशांत कुमार की एंट्री। हालांकि इसके बाद कई लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा, लेकिन यहां पर नीतीश कुमार ने कह दिया है कि बड़ी जिम्मेदारी इनको दी जा सकती है, पूरा सहयोग रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर जी, देखिए खबर यही मिल रही है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, जेडीयू की कमान वो संभाल सकते हैं, और क्या कुछ जानकारियां आपके पास? देखिए, अभी फिलहाल तो निशांत कुमार को डिप्टी सीएम पद दिए जाने की बात हो रही है। निशांत कुमार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ती जाएगी, उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाएगी। फिलहाल नीतीश कुमार जब राज्यसभा जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि डिप्टी सीएम के पद पर लगातार चर्चा हो रही थी और हम लगातार खबर बता रहे थे कि निशांत कुमार जो है डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो अब जो डिप्टी सीएम पद की जो प्रोसेसिंग है वो लगभग पूरी हो चुकी है और अब निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे बिहार के। अब बात रह गई कि सीएम का चेहरा कौन होगा, तो सीएम पद को लेकर एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी और घटक दलों की बैठक की बात आती है तो एलजेपी घटक दलों की बैठक हो रही है। एलजेपी रामविलास के विधायकों की एक बैठक हो रही है और उस बैठक में भी ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की जा रही है। विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें सर्वसम्मति से सीएम पद के चेहरे का चयन होगा, लेकिन अभी फिलहाल 10 अप्रैल तक नीतीश कुमार अपने पद पर बने रह सकते हैं। जब तक वो राज्यसभा सांसद नहीं बनते हैं तब तक ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। जब वो राज्यसभा सदस्य के तौर पे शपथ लेंगे तो जरूर वो विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं और इस्तीफा देने के बाद फिर जो अगला प्रोसेस होगा वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हाँ। तो ऐसे में लगातार राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजनीतिक घटनाएं लगातार प्रोसेस हो रही हैं और फैसले भी प्रोसेस हो रहे हैं। मंत्रणा हो रही है, वरिष्ठ नेताओं के बीच बातचीत हो रही है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी आपस में बातचीत कर रहे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पटना पहुंचेंगे दिल्ली से तो कई कुछ फैसलों की भनक मिल सकती है। सूत्रों से जैसे जैसे हमें जानकारी मिल रही है हम अपने दर्शकों को अवगत कराते जा रहे हैं। जी दिवाकर जी, क्या ये भी फैसला हो चुका है कि जो मुख्यमंत्री अगला होने वाला है वो बीजेपी से ही होगा और डिप्टी सीएम तो खैर जेडीयू की बात हो ही रही है? बिल्कुल, बीजेपी चाहेगी कि पहली बार वो अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे को सार्वजनिक करे, साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री पद पर किसी अपने सदस्य को बैठाए। तो जब से बीजेपी का गठन हुआ है 1980 से बीजेपी को पहली बार मौका मिलेगा कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए बिहार में। और जब तक नीतीश कुमार थे तो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के पर्याय थे। बीजेपी को कभी सीधे सत्ता में एंट्री का मौका नहीं मिला, लेकिन अब जब नीतीश कुमार अपने पद से हटेंगे और निशांत कुमार डिप्टी सीएम के तौर पे आगे आएंगे तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। और अब लगभग आधी तस्वीर साफ हो गई है। आधी तस्वीर साफ हो जाएगी जब सार्वजनिक घोषणा की जाएगी कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। इसके लिए बीजेपी में लगातार एक और सवाल ये कि अब जो चर्चा है वो हो रही है जाति की, कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो किस जाति का होगा, क्योंकि बिहार की सियासत की बात हो और जाति की ना बात हो तो ये हो ही नहीं सकता है। खबर ये भी मिल रही है कि लगभग 4 दशक के बाद इस बार हो सकता है सवर्ण जाति से सीएम बनाया जाए। देखिए,
सामाजिक समीकरणों को साधना बिहार में कड़ी चुनौती होती है, क्योंकि बिहार टोटली सोशल डायनेमिक्स का प्रदेश है। सामाजिक गतिशीलता बनी रहती है और सामाजिक समीकरणों को साधना राजनीति में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में अति पिछड़ा का एक बड़ा चंक है, 36% करीब करीब वोट जो है अति पिछड़े वर्ग का है, और अति पिछड़े का समर्थन लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिलता है। साथ ही साथ नीतीश कुमार के लिए भी अति पिछड़ा वोट बैंक उसी तरीके से ज़रूरी है जिस तरीके से आधी आबादी यानी महिलाओं का वोट बैंक ज़रूरी है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि जो अति पिछड़ा वर्ग हो या दलित वर्ग हो या सवर्णों को भी खुश करने की कोशिश की जा सकती है। अभी ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, उसमें नाराज़गी की बात आई है, लेकिन बिहार के पृष्ठभूमि को देखें, बिहार के राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखें तो 89 के बाद जो परिस्थितियां उभरी, 90s के बाद जो परिस्थितियां उभरी, उसके बाद जो है ओबीसी वर्ग से ही मुख्यमंत्री के चेहरे सामने आए। बीच में जीतन राम मांझी जो महादलित के चेहरे थे 8-9 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। बिहार के राजनीतिक इतिहास को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बिहार में ओबीसी या ईबीसी या जो दलित वर्ग है उसी से कोई एक चेहरा होगा जो सामाजिक समीकरणों को संतुलित करके चल सके। राजनीतिक जो रणनीति है उसको साधने की कोशिश की जाएगी, और उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी और जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने काफ़ी एक्सरसाइज की होगी और किया जाना भी बाकी है, क्योंकि देखिए सरकार गठित होगी तो पूरा कैबिनेट चेंज होगा। जैसे ही मुख्यमंत्री नया होगा, जो पुराने मुख्यमंत्री हैं वो इस्तीफा देंगे और नए सरकार बनाने के दावे पेश किए जाएंगे राजभवन में। तो नया मुख्यमंत्री होगा तो उसके साथ साथ कैबिनेट भी पूरी नई होगी। उसमें कौन से मुख्यमंत्री के साथ जो पिछले जो है नीतीश कुमार कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो कौन कौन से रिपीट करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बीजेपी से कितना कोटा होगा मंत्रियों का, क्योंकि अभी तक बीजेपी के पास 2 डिप्टी सीएम और मंत्रियों की जो संख्या थी जेडीयू के मुकाबले ज़्यादा थी। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या जेडीयू की मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जेडीयू मुख्यमंत्री का पद बीजेपी को देती है। और आप देखिए कि दोनों के आंकड़े लगभग बराबर है। 89 बीजेपी के पास विधायक है तो जेडीयू के पास 85 विधायक है। हाँ, स्पीकर का पद जो है बीजेपी के पास बना रहेगा और मुख्यमंत्री का पद भी जो है बीजेपी के पास होगा। जी ठीक है, अगला सवाल मेरा अभिरंजन जी आपसे होगा। देखिए, जिस तरीके से अब बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का जो पैटर्न है उसको देखा जाए तो देखिए महिला नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है बीजेपी। कई राज्यों में ऐसा हुआ भी है। क्या यहां पर ऐसी कोई संभावना देखने को मिल रही है बिहार में? जो आला नेता हैं उनके मन को भांपना, उनके अंदर क्या चल रहा है इसका प्रेडिक्शन करना हमेशा जो है बड़ा जोखिम भरा काम होता है। तो उस तरह से तो देखिए मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन दिवाकर जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि बिहार में जिस तरह के राजनीतिक समीकरण हैं, चूंकि महिलाओं का एक लगातार उनको साथ मिलता रहा है, तो महिलाओं को खुश करने के लिए महिला मुख्यमंत्री हो सकती है। लेकिन उससे भी ज्यादा ध्यान इन लोगों का जो है सामाजिक समीकरणों को, जातीय समीकरणों को साधने पर हो सकता है। और इस स्थिति में मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि चूंकि मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, ऐसा अब लगता है कि लगभग स्पष्ट है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, इसका मतलब ही यही है। तो भाजपा अपने राजनीतिक समीकरणों को प्राथमिकता देगी, न कि वो नीतीश कुमार और जदयू के राजनीतिक समीकरणों को प्राथमिकता देगी। ये बात मेरी आप गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि भाजपा मुख्यमंत्री अपना बनाएगी तो उसको ये देखना है कि मेरे पास किन समुदायों का, समाजों का वोट जो है चंक में मिलता है। तो उस चीज को भाजपा को ध्यान रखना होगा। नीतीश कुमार का वोट बैंक साधने से भाजपा को क्या मिलेगा, ये समझने की बात है। तो क्या भाजपा सवर्ण वोट बैंक को साधने का प्रयास कर सकती है? सवर्ण उसका मजबूत वोट बैंक रहा है, जैसा आपने सवाल किया था, तो उसका मजबूत वोट बैंक रहा है। और अभी यूजीसी के बाद जो है बहुत बुरे हालात हैं, भारी नाराजगी है सामान्य वर्ग में, और अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भाजपा को सवर्ण से देखिए कोई बहुत परहेज भी है। भाई उत्तर प्रदेश में सवर्ण है, इसीलिए सवर्ण की बात हो रही है कि हो सकता है कि तो बिहार में भी हो सकते हैं जो सीएम है वो सवर्ण जाति से हो, इसीलिए ये बात हो सकती है, क्योंकि कोर वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी का वो सवर्ण रहा है। हो सकता है। मैं यादव पर भी मैं लक्ष्मी कहना चाहता हूं, क्योंकि यादव ही एकमात्र वो किला है
जिसको भारतीय जनता पार्टी बिहार और उत्तर प्रदेश इन दो बड़े राज्यों में आज तक नहीं साध पाई है। सबके किले को उसने भेज दिया, लेकिन यादव किला नहीं भेज पाई, और यादव किला मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना लौटेंगे आप लोगों के पास, लेकिन इस बीच अपडेट ले ले बीजेपी आवास के बाहर से न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र जो है वो जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इस वक्त आपको वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है? कोई नया अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनके आवास की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की हलचल तेज हो गई क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद यहाँ भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पर पहले से जो बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो एक बैठक होगी, और देखिए मंगल पांडे इस वक्त निकल रहे हैं नितिन नवीन से मुलाकात करके। इसके पहले जो अन्य घटक दल के नेता हैं उन लोगों ने भी मुलाकात की थी। मंगल जी, बड़ा दिन है, राज्यसभा के नॉमिनेशन में आ रहे हैं अमित शाह जी अभी। हाँ, बहुत, हम सब लोग उनके स्वागत के लिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, कोई भी फिलहाल बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि अभी बहुत चीज़ें तय होनी है बिहार में, चूँकि बिहार में सियासी हलचल काफ़ी तेज है। और ये आवाज़ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ बड़ी तैयारी की गई है अमित शाह के आगमन को लेकर के, और माना जा रहा है कि अमित शाह यहाँ पर बीजेपी के नेताओं के साथ एक बैठक भी करेंगे जो महत्वपूर्ण नेता हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास जाने की सूचना है। मतलब साफ है कि नॉमिनेशन के पहले अमित शाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, और पार्टी के जो अपने जो बिहार बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं उनके साथ ही बैठक होगी, क्योंकि अब आगे की रणनीति तय करनी है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है, तो उसके बाद अब बिहार में चूंकि अब बागडोर सरकार की बीजेपी के हाथों में जा रही है, तो बीजेपी की तरफ से जो तैयारी है उन्हीं चीज़ों को लेकर के यहाँ इस वक्त नितिन नवीन के आवास में ये तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहाँ थोड़ी ही देर के बाद अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे। जी ठीक है शैलेंद्र, आप नजर बनाई रखिए, जुड़ेंगे आपके साथ भी, लेकिन अभी हमारे साथ अभिरंजन जी जुड़े हुए हैं। अभिरंजन जी, देखिए जिस तरीके से बात हम लोग कर रहे हैं कि बीजेपी के पास जो है वो बड़ी जिम्मेदारी होगी, बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी जो है वो रहने वाली है, तो आपको क्या लग रहा है किस तरीके से बीजेपी जो है इस बार बंटवारा कर सकती है जिम्मेदारियों का? बंटवारे का फॉर्मूला आपको दिवाकर जी ने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि मुख्यमंत्री जदयू के पास था और दो उप मुख्यमंत्री जो है भाजपा के पास था। तो भाजपा के पास जब दो उप मुख्यमंत्री थे तो उसका कारण था क्योंकि भाजपा में एक निर्विवाद सर्वमान्य कोई नेता नहीं था, जिसको आफ्टर सुशील मोदी, जिसको कि एक को वहां पर स्थापित किया जाए और भाजपा की तरफ से ये बताया जाए कि ये मेरा सबसे बड़ा नेता है। तो इसलिए भाजपा ने दो लोगों को स्थापित किया। जेडीयू के साथ यह है कि उसको स्थापित करना है कि निशांत कुमार ही नीतीश कुमार के बाद हमारी पार्टी के सर्वोच्च, सर्वमान्य और हर प्रकार से श्रेष्ठ नेता है। तो वहां पर उप मुख्यमंत्री, ये बात तय है मेरी समझ से कि एक ही होगा और वो निशांत कुमार होंगे। इसका आधार मैंने आपको 2015 की नीतीश कुमार की कैबिनेट और 2022 की नीतीश कुमार की कैबिनेट के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई। तो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव एकमात्र उप मुख्यमंत्री थे दोनों सरकारों में। तो जब भी इस तरह का कोई नेता होता है, उसका बेटा होता है, पार्टी का भविष्य होता है, पार्टी की कमान जिसके हाथ में होती है, उसके समतुल्य पार्टी के अंदर दूसरे किसी को नहीं रखा जाता है। तो ये बात मेरी तरफ से लगभग आप कंफर्म मानकर चलिए कि निशांत के समतुल्य जेडीयू किसी को भी उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर नहीं बिठाएगी। तो सवाल है कि जब दूसरा व्यक्ति उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी जेडीयू, तो दूसरे उप मुख्यमंत्री के भार के बराबर, वजन के बराबर, तौल के बराबर वो मंत्रिमंडल में मंत्री बनाना चाहेगी। उसके बदले में 2-3 मंत्रियों की बार्गेनिंग वो कर सकती है। और मैं कमोबेश ये मानकर चलता हूं, जैसा दिवाकर जी ने कहा, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि दोनों पार्टियों के बराबर बराबर मंत्री हो सकते हैं। तो अभी जेडीयू के मंत्री कम है, तो ये जो बदलाव है, चूंकि भाजपा के पास मुख्यमंत्री भी होगा, विधानसभा अध्यक्ष भी होगा, एक उप मुख्यमंत्री भी जेडीयू के पास कम हो जाएगा, तो उसके बरक्स जो है मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल में बराबर सीटें तो वो निश्चित रूप से लेंगे और उप मुख्यमंत्री के भार के बराबर मंत्रिमंडल में मंत्रालय भी वो लेंगे। आप इस बात को समझ जाइए, क्योंकि दूसरा उप मुख्यमंत्री पोस्ट वो नहीं ले रहे हैं, उसकी जगह पर निशांत को बना रहे हैं। तो या तो उनका निशांत ही इतना भारी होगा जो दो उप मुख्यमंत्रियों को मिलाकर भी भाजपा के उप मुख्यमंत्रियों का भार नहीं हो पा रहा है, या फिर उस उप मुख्यमंत्री जो दूसरा वो छोड़ेंगे उसके बराबर मंत्रालय में कोई बड़ा, अब ये देखना होगा कि फैसला जो है वो किस तरीके से होता है, क्या कुछ जिम्मेदारियां जो है वो बंटवारा जो है किस तरीके से होता है। खैर बढ़ते हैं आगे, संजय जी से मेरा सवाल होगा। संजय जी, देखिए
कल से अब तक बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक अन्य इच्छुक नेता को अगर लाया जाए एक सक्रिय राजनीति में, तो सवाल यही है कि नीतीश कुमार जितना एक्टिव थे, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, क्या उनकी छवि को निशांत बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि वो नॉन इंटरेस्टेड थे, वो अब इंटरेस्ट उनमें पैदा किया गया है और अब वो राजनीति में आ रहे हैं, जेडीयू की कमान संभालेंगे और इसके साथ साथ डिप्टी सीएम भी बन जाएंगे। तो क्या नीतीश कुमार की जो छवि अभी तक रही है उसको बरकरार रख सकेंगे और क्या राजनीतिक समीकरण जो है खासतौर पर कोयरी की, क्या वो संभाल पाएंगे? लव कुश का जो वो समीकरण रहा है, समीकरण के तो वाहक बनेंगे ही ना। नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं, जेडीयू पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, बड़े नेता चाह ही रहे थे कि निशांत आ जाए, ताकि उस समाज में जिसके तरफ आप इशारा कर रही हैं वो एक मैसेज चला जाए कि नहीं, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने अगर केंद्र में कोई दायित्व निर्वहन करने के लिए राज्यसभा के माध्यम से जा रहे हैं तो यहाँ निशांत जो हैं वो बिहार में नहीं रहेंगे। तो वो समीकरण के तो वो पूरक होंगे, समीकरण को पूरा करेंगे। और इंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड की बात जो आप कर रही हैं, तो इस वजह से कि हो सकता है कि निशांत जी की ये समझ हो गई होगी कि पिताजी जब तक बतौर मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार में, तब तक हमें मौका नहीं मिलेगा सरकार में काम करने का, संगठन में काम करने का, क्योंकि वो इस मामले में बड़े साफ सुथरा हैं, किसी भी तरह से परिवारवाद से वो घिरना नहीं चाहते हैं, या बाकी लोग जैसा करते हैं वैसे हमें मौका नहीं देंगे। इस वजह से वो अध्यात्म की बात या दूसरी बातें करते होंगे। लेकिन जब उन्हें मौका मिलेगा तो एक बहुत सटीक और बेहतर एग्जाम्पल दिवाकर जी ने दिया हेमंत सोरेन का। वो कौन अनुभवी थे, लेकिन जब उनको डिप्टी सीएम बनाया गया और अभी सीएम है झारखंड के, तो अनुभव की पाठशाला तो सरकार और राजनीति से ही लोग सीख लेते हैं। वहां जब रहेंगे, काम करने का मौका मिलेगा, चीजों को समझेंगे और परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो और नीतीश कुमार जी के वो अक्स के तौर पर देखे जाते हैं, उसी तरह से शांत, सौम्य, विनम्र। तो जो अधिकारी हैं, जो सरकार कैसे संचालित होता है, चूंकि व्यक्ति जरूर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है लेकिन सिस्टम काम करता है। तो मैं तो बार बार इसको दोहरा रहा हूं कि मुख्यमंत्री के घर में वो पले बड़े हैं, वहां पर उन्होंने प्रशासन को भी देखा है, प्रशासनिक क्षमता को भी देखी है, सरकार कैसे संचालित है उसको भी देखी है, और राजनीति की गतिविधियां और राजनीति में कैसे तोड़ जोड़ का गणित होता है इसको भी उन्होंने देखा है। देखा तो जरूर है, महसूस जरूर किया है। काम करने का मौका उनको पहली बार मिल रहा है। थोड़ा काम करने दिया जाए, फिर इस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या निशांत साबित हुए या निशांत साबित नहीं हुए। तो ये तो अभी तो उनको जिम्मेवारी दी जाएगी। और एक जो अनुभव परिवार का उनका अनुभव है, मुख्यमंत्री के घर में रह करके सीखने, समझने, देखने का जो अनुभव है, इस अनुभव का लाभ निशांत जरूर लेंगे। जब उन्हें दायित्व बोध होगा, लगेगा कि अब हम केवल नीतीश कुमार के पुत्र के तौर पर ही नहीं है, बल्कि हम एक जिम्मेवार डिप्टी सीएम के तौर पर, या जेडीयू में एक सांगठनिक दायित्व मुझे निभाने के लिए दिया गया है, वहां पर निशांत हमको लगता है कि सधे हुए निर्णय लेंगे, सधे हुए तरीके से बात करेंगे और परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को निराशा हमसे ना हो। सही बात है, और ये देखना ही होगा आगे कि वो किस तरीके का परफॉर्म करेंगे। दिवाकर जी, देखिए नीतीश कुमार जो है अनुभवी प्रशासक के रूप में उनकी पकड़ नौकरशाही पर खासतौर पर काफी मजबूत रही है, लेकिन जो नया नेतृत्व जिनको दिया जाएगा, क्या उससे कुछ कानूनी जो अभी लॉ एंड ऑर्डर है या फिर जिस तरीके से विकास के काम हो रहे थे अभी तक, उसमें कुछ प्रभाव देखने को मिल सकेगा? देखिए, नीतीश कुमार तो निस्संदेह एक अच्छे प्रशासक रहे, और मैं आपको अपने अनुभवों के आधार पर बता सकता हूं कि जब मुख्यमंत्री एनुअल प्लान को लेकर, जब नीति आयोग या पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, वहाँ बैठक करने जाते थे, तो कई मुख्यमंत्रियों को हमने देखा है कि प्रारंभिक तौर पे वो कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करते थे, उसके बाद उनके अधिकारियों की टीम जो है बैठक को लीड करती थी। लेकिन नीतीश कुमार के उदाहरण के तौर पे मैं बता सकता हूं कि नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो करीब घंटों तक जो है उस वक्त योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे और उनकी टीम हुआ करती थी, या बाद में नीति आयोग है उसके
कभी कई प्रशासक हुआ करते थे, अधिकारियों की टीम हुआ करती थी। नीतीश कुमार एक एक योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करते थे। तो कहने का मतलब है कि उनके प्रशासनिक अनुभव किस तरीके के थे, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री जब 15-20 मिनट में उनकी बात खत्म हो जाती थी, नीतीश कुमार लगातार चर्चा करते थे, योजनाओं को लेकर चर्चा करते थे, योजनाओं का किस तरीके से फ्रेमवर्क हो, किस तरीके से जमीन पर उनका क्रियान्वयन हो, और कई सुझाव दिया करते थे केंद्र की टीम को। तो नीतीश कुमार के प्रशासनिक अनुभव पर कभी भी कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ है। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं। आप 2005 का जिक्र कीजिए कि जब उन्होंने पहली बार पूर्णकालिक मुख्यमंत्री के तौर पे कामकाज संभाला था। 2005 से 10 के बीच में उनके कामकाज देखिए, कई ऐसी योजनाएं रही, वेलफेयर स्कीम्स रहे, या कानून व्यवस्था पर किस तरीके से उन्होंने नियंत्रण किया। पहले जंगल राज को लेकर काफ़ी टिप्पणी हुआ करती थी, लेकिन उन्हीं अधिकारियों की टीम के साथ नीतीश कुमार ने ये कर दिखाया कि बिहार में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कानून व्यवस्था को कैसे स्पीडी ट्रायल और फास्ट ट्रैक के माध्यम से कैसे बेहतर किया जा सकता है। फिर मैं दूसरा उदाहरण आपको दूंगा कि किस तरीके से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। ड्रॉप आउट्स बिहार में काफ़ी हुआ करते थे, निरक्षरता थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अभियान चलाया, शिक्षा मित्र बहाल किए, फिर एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने कई तब्दीलियां की। तो नीतीश कुमार के वेलफेयर स्कीम्स की बात करें तो पोशाक योजना उन्होंने चलाई, साइकिल योजना चलाई, उन्होंने किस तरीके से विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाया। कई योजनाओं में आप देखिए, शराबबंदी पर कई तरह की बातें हो सकती है, वो चर्चा का विषय है, लेकिन उसी शराबबंदी कानून के बाद महिलाओं ने नीतीश कुमार को कितना समर्थन दिया। तो नीतीश कुमार की जो प्रशासनिक क्षमता रही है उसको मैच करना अभी जैसे जैसे निशांत कुमार मैच्योर होंगे या कोई भी नए सीएम बनेंगे, उनकी तुलना जरूर होगी नीतीश कुमार से। बिल्कुल, और प्रशासनिक तौर पर जो उनकी छवि रही है 2005 दिवाकर जी, वो बहुत ज्यादा मजबूत रही है अभी तक। तो यही देखना होगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए, लगातार हमारी नजर जो है बनी हुई है, सवालों का दौर जारी है, चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं। अब जब से नीतीश कुमार ने ये ऐलान कर दिया है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो अब से हमारी चर्चा इस ओर मुड़ गई है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, आगे क्या कुछ होने वाला है। चर्चा लगातार करते रहेंगे, लेकिन यहां पर वक्त हो चला एक छोटे